This call is now All being right. recorded. अब तक हमने काफ़ी कुछ कवर किया है इस टॉपिक में and we are about to cover up the last concept in the next two classes. Today's class, all right, और फिर then in the last class of the week फिर हम कुछ questions करेंगे past papers and we'll going to wind up the topic इंशाल्लाह. Okay, तो क्या सीन है, कॉन्सेप्ट क्या है जो आप एक मिनट रुकिएगा. Just a second. Okay. चेक कर लूँ. Alright. जब तक एप्पल पेंसिल चार्ज हो रही है, इट्स गोना टेक 2-3 मिनट्स, तो जब तक हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. तो नाउ what is this last concept? Okay, so I want you all to have a look at these. ये बेसिकली 3 डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और इन 3 डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके. और मैं आप चाह रहा हूँ कि आप इसको देखें. मतलब आप शायद सोच रहे होंगे सर ये क्या है, ये मतलब आप हमें क्यों दिखा रहे हैं. तो मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप इन तीनों में डिफरेंस स्पॉट करें और मुझे बताएं क्या डिफरेंस है. ठीक है ना. जस्ट हैव अ लुक एट दीज 3 इक्वेशंस जो मैंने सॉल्व की में यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और मुझे बताएं क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो भी डिफरेंस है ना वो उसी के बारे में हमने आगे डिस्कशन करनी है. जी कम ऑन आरिया. सर एक जो है वो ग्रेटर है, एक इक्वल्स टू और एक लेसनर है. ओके. क्या शेख साहब क्या बात कर रही हैं. क्या इक्वल, क्या जीरो है, क्या ग्रेटर देन जीरो है, क्या लेस देन जीरो, क्या किसकी बात कर रहे हैं शेख साहब, आपसे पूछ रहा हूँ. जी मुदार, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है. आई वांट द आंसर. ओके सुने, आप ऐसे ही टाइप करके बता दें, कोई ऐसा मसला नहीं है. Yes, it indicates a curve. No, not indicates a curve. मतलब इन तीनों में जो डिफरेंस उन्होंने बताया है जीमल ने, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, ये किस स्टेप की बात कर रहे हैं, कहाँ है ऐसा. चलें हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा कहाँ हो रहा है. होना नहीं चाहिए, गलत हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लेकिन चलें देखते हैं क्या है. ओके चलें, इतनी चार्ज हो गई कि हम यूज़ कर सकते हैं इसको. एनीवेज, मैं आप लोगों को ज़रा यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ. जो जीमल बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि चलें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यहाँ ए बी सी की वैल्यूज इनपुट करी हैं. So first difference is the kind of solution that you are getting. मतलब जो final answer आ रहा है that differs in each of these scenarios. यहाँ you are getting 2 solutions, 2 answers. You are getting 1 answer. In fact, they both are equal, so you may consider them as 1. And over here you're not getting any answer. And uh, that's what I told you people as well previously. मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम स्केचिंग करना सीख रहे थे, उस वक्त भी मैंने आपको ये बात मेंशन करी थी कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, यू हैव ओवर हियर इक्वल टू जीरो. दैट इज यू हैव द वैल्यू ऑफ y is equal to 0, which means the values of x that you're going to get, they represent the x intercepts.
and from now onwards we'll be calling them as roots. ठीक है ना, उनको roots, we'll be calling them as roots. So ये जो आपके x intercepts हैं, ये जो roots हैं, they can be 2, they can be 1, or they can't be none as well. All right, that's what I showed you previously by sketching the curve of a coordinate equation, that it may not have any x-intercepts. It may have one x-intercept, it may have two x-intercepts. These are the possible x number of x-intercepts the graph of a coordinate equation may have. All right, so and that's what it is being shown over here. ठीक है, तो that is one difference. ये एक difference है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अभी मैंने जो शो किया बेसिकली सॉल्व करके शो किया. एंड अच्छा, इससे पहले मैं आगे डिस्कशन करूं, ये देखें ओवर है, मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ कोई यू आर नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन. So when you are solving it, how do you know that you're not going to get any solution? So have a look at this. What you have inside this square root is you're going to get a negative value. मतलब आप यहाँ ये जो कुछ भी आप इसको simplify करेंगे, you're going to get a negative value, and that of course from here onward you're not gonna move ahead. So that means you're not gonna get any solution. All right. So this is what when I say coordinate equation that cannot be solved, that you mean by that. This is what you mean by that. All right. यहाँ पे आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे within the square root you're gonna get a negative value, so obviously further solve नहीं कर सकते. So of course you're not gonna have any roots or the x-intercepts, or you will simply write no solution. अच्छा, यहाँ पे देखें. अच्छा, now when are you going to get no roots, no real roots, and no x-intercepts or no solution? When you're gonna have the value of this expression. What? The value of this expression. ठीक है ना, क्योंकि आपका जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट के विदिन व्हाट यू हैव, दैट इज b square minus 4ac. So if the value of the b square minus 4ac is negative or less than 0, so you're going to get no real roots or no solution or no x-intercepts. Meanwhile, if you're going to have the value of b square minus 4ac as exactly equal to 0, look what you're getting. You're getting one real root or one x-intercept. Although you're getting 2, but they both are same, you may consider them as 1. You don't need to write both of them. I have written down both of them just to show you that you are going to get 2 values of x, but they're going to be equal, so you may consider them as 1. So this is what you're going to obtain अगर आपका ये जो b square minus 4ac है, इसकी जो value है that is equal to 0, exactly equal to 0. एंड अगर इसकी जो है b square minus 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है, दैट इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, you're going to always you're going to get 2 values of the x, and we may call them as 2 real roots. इनको हम पता है क्या कहते हैं? You have another term for them. You call them as distinct roots, और इनको हम कहते हैं equal roots. और यहाँ इधर कोई अगर सोल्यूशन नहीं आ रही, आई विल राइट डाउन नो रियल रूट्स. सो इसको हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर लेते हैं. रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. दे आर रियल, of course they are not non-real. These are not non-real values. These are real values, and they are distinct. They are different from each other. So you call these values of x as real and distinct roots. And over here you have both of these values of x. They are same, and you may call them as real and equal roots. And over here you're not getting any real values of x, so you're going to write down no real roots. All right. These are the terms जो कि use होते हैं. ठीक हो गई बात? अच्छा, एक बात और बता देता हूँ. यहाँ पे ये नीचे ये सब कुछ क्या है? ये क्या है नीचे जो मैंने लिखा है? तो बेसिकली ये कुछ ना फ्रेजेस हैं जो कि मैंने लिखे हैं, एंड दे आर बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन दीज काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन. ऑलराइट. ये फॉर एग्जांपल over here, just as I wrote,
कि ये जो आपकी वैल्यूज ऑफ x हैं, इफ यू आर गेटिंग टू ऑफ देम एंड दे आर बोथ different from each other, so you may call them as real and distinct roots. That's what I wrote over here. यहाँ पे already लिखा हुआ है नीचे. That's a phrase that is used to describe this kind of solution. ठीक है ना? और यहाँ पे मैंने लिख दिया. इसको चले मैं लिख दिया ऐसे मैंने. तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा मैंने real and equal roots. और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है no real root, जो कि मैंने यहाँ इधर कॉपी किया. Anyways, ठीक है ना? ये मैं अब रब ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है. ठीक है ना? अभी आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है इंशाल्लाह. अच्छा, नाउ अब ये जो आपकी सोल्यूशन है वेयर यू गेट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यू मे डिस्क्राइब इट इन सम अदर वेज एज वेल. इनको हम कुछ यूजिंग सम अदर डिफरेंट फ्रेजेस हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक तो फ्रेज जो आपका यूज हो रहा है, एक जो फ्रेज हम यूज कर रहे हैं टू डिफाइन दिस काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ये तो बात समझ आती है. और कौन सा फ्रेज यूज हो रहा है वो ये कि यू मे दिस में टेल दैट द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 points. Alright, how you can describe this kind of a solution? You may say that the curve cuts the x axis at 2 points. Great. ऐसा ही हो रहा है ना? अगर आपका कर्व जो है वो x एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे कट करेगा तभी तो 2x की वैल्यूज आएंगी, 2x इंटरसेप्ट आएंगे, 2 रूट्स आएंगी. तो you may describe this kind of a solution using the phrase the curve cuts the x axis at 2 points. इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्व cuts the x axis at 2 points. अच्छा, एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं. What else, Zimal, is used to describe this kind of a solution, and that is कि अगर चले अगर तो आपके पास, मैं आपको चले एक बात बताता हूँ. अगर तो आपके पास लेट्स सपोज बस एक ही इक्वेशन है, एक ही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. For that you're going to get a curve, for example like this. Assume कर लेते हैं ऐसा कर्व है. ठीक है ना? तो now over here in this case the roots are representing the x-intercepts. ये जो आपके x-intercepts हैं they are basically your roots. अच्छा, लेकिन एक और सिनेरियो होता है, मतलब एक सिनेरियो और होता है, वो ये कि जरूरी नहीं है कि आपके पास may have just only a quadratic equation. For that you're going to have just only a curve. हो सकता है कि you may be given you may have two equations, one a linear equation, the other one is a equation. एक linear equation है in the form of mx plus c. एक आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. The form of ax square plus bx plus, and for this equation you have a line, and this equation you have a curve. Now इस कर्व के x-intercepts हैं और इस लाइन के x-intercepts हैं. Now they won't be called. ठीक है? अगर मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब आप when you have not just a quadratic equation, quadratic equation के अलावा if you have a linear equation as well, or of course for that linear equation the graph is a straight line. तो अगर आपके पास एक linear equation है और एक quadratic equation है तो you're not going to have two graphs. So in such scenario the roots are now going to be called are going to refer to as the points of intersection of those two graphs. तो वो जो आपके दोनों इक्वेशन से ग्राफ है ना, जो कि लाइन है कर्व है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो जो रूट्स है आपके वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. हाँ, अगर आपके पास एक सिंगल इक्वेशन है उसका आपका एक ही ग्राफ होगा, दैट्स सी बात है.
या तो कर्व है या फिर सिर्फ लाइन है, इन दैट केस फिर आपकी जो रूट है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्स इंटरसेप्ट्स और द एक्स इंटरसेप्ट। लेकिन अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, one a linear equation, the other one a quadratic equation, in that case you're going to have two graphs, one a line and a curve, then in that case the roots are going to represent the points of intersection of the two graphs. ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपकी लाइन, अच्छा ये भी पॉसिबल है, मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग सी बात बता देता हूँ, ये भी पॉसिबल है कि अगर आपके पास दो ग्राफ्स हैं और एक लाइन एक कर्व, बल्कि मैं शो कर देता हूँ, इफ आई हैव, पीछे हो गए यकीनन, ये रहा आई थिंक, हाँ ये रहा। तो दिस इज पॉसिबल कि अगर आपके पास दो ग्राफ्स हैं, एक लाइन और कर्व, सो द लाइन में इंटरसेक्ट द कर्व एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, जस्ट लाइक के मैंने आपको एक्स इंटरसेप्ट शो किए थे ना, कि द कर्व may have two different x intercepts or may have only one x intercept or it may not have any x intercept at all। तो इसी तरीके से लाइन और कर्व अगर है आपके पास, दो ग्राफ्स हैं, then there may be two different points of intersection or there may be one point of intersection। ठीक हो गई बात। And if you have this kind of a scenario where you have one point of intersection between the curve and the line, so then this line is what we call as, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन को टेंजेंट कहते हैं। Okay, so a line is said to be tangent to the curve if it intersects the curve at only one point। अगर आप and in fact we don't use the word intersect, in fact we use the word touch। Over here the line is touching the curve, so when the question says it touches the curve, that means there's just one point of intersection। Or you may the question may say in that way as well, that the line is tangent to the curve, it means the same, that it is touching the curve, or there's just one point of intersection between the curve and the line। All right, and there may be a scenario where the line may not intersect the curve at all। हो सकता है आपकी लाइन कर्व को इंटरसेक्ट ही ना करे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, सो इन दिस केस यू गोना have two distinct points of intersection। So we may say that here as well you're going to have two distinct and real roots। You're going to have over here one real root, or you may have two equal roots, or you may call it simply as one real root। And in case if the line is not intersecting the curve at all, then you may say that for these equations there are no real roots because there are no points of intersection। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने जो फ्रेजेस लिखे ना, वो मैंने दोनों सिनेरियोज के लिए लिखे हैं। इन केस के अगर आपके पास एक सिंगल ग्राफ है, ठीक है ना, या तो ये है कि आपके पास अगर एक ही ग्राफ है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट्स अ कर्व, सो इन दैट केस तो फिर आपकी जो रूट्स हैं दे आर गोना रिप्रेजेंट द एक्स इंटरसेप्ट्स। ठीक है ना, सो यू मे यूज अ फ्रेज दैट द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स। मतलब अगर आपकी ऐसी आ रही है सोल्यूशन, इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ सोल्यूशन वेयर यू हैव टू डिस्टिंक्ट values of x, so and you have just one single equation that's a quadratic equation, and for that you have a curve, so you may say that you're gonna get this kind of a solution when the curve will cut the x-axis at two different points। And in the other scenario, if you have two graphs, that is a line and a curve, of course you're gonna have two equations then। So for that scenario, if you are getting two different points of intersection, if you're getting two different values of x, that means you're getting two different points of intersection। So the question may use a phrase as a line is intersecting the curve at 2 points। फिर आपका ये phrase use होगा। तो दोनों के चाहे मतलब in this case or in this, मतलब सेम ही है। You're going to get two real and distinct roots, you're going to get two real and distinct values of x। ठीक है ना,
बस यहाँ पे है कि आपका जो है ना, they mean what do you mean by this phrase is the x-intercepts, and what do you mean by this phrase is the point of intersection. लेकिन जो kind of solution that you're getting is the same. आपकी real real and distinct आपकी values आएंगी x की या roots, whatever you're going to call them as roots. ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपने phrases याद रखना, क्योंकि मैंने आपसे एक बात शुरू में भी कही थी इस टॉपिक के कि यार हमने सिर्फ जो है ना इस टॉपिक के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं करने, ठीक है ना। और अब हमने ये जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, आगे आप देखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, हमें बेसिकली बता दिया जाएगा कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन किस टाइप की है, इस टाइप की है, इस टाइप की है या इस टाइप की है। तो जब हम अच्छा क्या है ये हमें फाइंड आउट नहीं करना होगा। अभी आप देखिएगा क्वेश्चंस में क्या है आपकी वैल्यूज ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट नहीं करना होगा, ना आपसे कहा जाएगा ना आपने करना होगा। आपकी वैल्यूज ऑफ एक्स कितनी है ये आपको बता दी जाएंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट है या यानी कि 2 है या 1 है या नहीं है, ये आपको बता दी जाएगी। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसकी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो फिर आप रिकॉल करेंगे अच्छा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए कौन सी कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, वो ये है। इसी तरीके से रियल एंड इक्वल या 1 रूट के लिए आपकी कौन सी कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, ये। अच्छा, तो इसी तरीके से कोई रियल रूट ना हो, कोई नो रियल रूट्स के लिए आपकी कौन सी कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, वो ये है। तो फिर आप ये कंडीशन यूज करेंगे। अब आप सवाल बनता ही है कि भाई कंडीशन यूज करेंगे तो करेंगे क्या फिर, वो फिर मैं आपको सवाल बताऊंगा कि ठीक है हमने सिर्फ ये कंडीशन यूज करनी है, और कंडीशन यूज करके हमने क्या करना है वो फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वाली सॉल्यूशन है या ये वाली है, ये वाली है, उसके लिए ये फ्रेजेस आपके यूज होंगे क्वेश्चन में, उससे आपको हिंट मिलेगी। अच्छा ये कह रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है ये वाली सॉल्यूशन है, 2 अलग अलग वैल्यूज हैं एक्स की, इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आपको फ्रेजेस पता होने चाहिए, फ्रेजेस ही पता होंगे तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे भाई किस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब किस किस्म की सॉल्यूशन की बात कर रहा है। 2 रूट्स हैं, एक रूट है, रूट नहीं है, कैसे पता चलेगा। उसके लिए ही वोंट बी टेलिंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, वोंट बी मतलब ही वोंट बी टेलिंग यू एक्सप्लिसिटली, द क्वेश्चन वोंट बी टेलिंग यू एक्सप्लिसिटली अबाउट कि आपकी 2 रियल रूट्स हैं या एक है या नो। इंस्टेड ऑफ इट it will be comprised of these phrases and that's going to give you the hint। ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर आपके पास real and equal roots हैं, so what other phrases could be used to represent this kind of a solution। उसमें ये होगा कि अगर आपके पास if you just have one graph that is a curve, so in that case the roots are going to be represented by the x-intercept, so the question may include the phrase as the curve touches the x-axis। And if you have 2 graphs, that is a line and a curve, then the question may include a phrase that is line is tangent to the curve. It means there's just one point of intersection between the line and the curve. And there may also be another phrase that may be included in the that could be possibly included in the question, and that is the given quadratic equation has exactly 1 root. That also means that this condition is being fulfilled. Now, in case if you if the if a quadratic equation does not have any real roots, so okay, the question may simply include as there are no real roots, or it may include the phrase as a curve does not intersect the x-axis. If there's just one equation, of course, there's just one equation that's a quadratic equation, and for that you're going to have only the curve. So in that case, the roots are going to be representing the x-intercepts. So the possible phrase that could be part of the question is the curve does not intersect the x-axis. And if there are like two graphs, the line and the curve,
the possible phrase that could be part of the question will be the curve does not intersect the line. अच्छा, इसके अलावा भी दो और फ्रेजेस हैं जो यूज होते हैं. एक मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब हम स्केचिंग सीख रहे थे कि अगर आपके जो है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ है, दैट्स अ कर्व. तो अगर उसकी कोई एक्स इंटरसेप्ट्स नहीं होते तो या तो वो पूरा ऊपर लाया करता है या फिर वो नीचे लाया करता है. अगर यू शेप कर्व है तो फिर ऊपर ही लाया करेगा, अगर इन्वर्टेड यू शेप कर्व है तो वो सिर्फ वो नीचे ही लाया करेगा. So the question may possibly include these phrases as well. That is, the curve lies the above or below x-axis. So these phrases, that these also give you the hint that okay, they are actually telling us that कि आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रूट्स नहीं है. सो दैट इन दैट ऑफ कोर्स इन दैट केस आपकी ये कंडीशन फिर फुलफिल हो रही है. ठीक हो गई बात? ये बात सबको क्लियर हो गई है? मुझे जरा एक दफा बता दीजिए ताकि फिर मैं आपको. यस सर. अच्छा, ये एग्जाम्पल 30 जो है 12 आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. इट्स वेरी इजी. ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है फिलहाल. जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है. एंड सेम गोज फॉर दिस एग्जाम्पल 31. और इसमें जो है वो सिर्फ आपने रूट्स यानी कि दे मीन टू से एक्स इंटरसेप्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड यू आर आस्क्ड टू सॉल्व दिस. So whatever the values of x you're going to get, they're going to represent the x-intercepts, and they have written the roots. Actually, they mean the same. तो आपने basically इस quadratic equation को solve करके you have to write down the values of the roots. You have to write down the values of the roots. और ठीक है ना? अच्छा खैर चलें, ये तो आप go through कर लेंगे. There is nothing difficult in that. Now मैं आपके आपके अब मैं जरा आपको ये अच्छा क्या है ये क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी. अच्छा, ये मैं रब ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने सारे तो एनीवेज क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर व्हिच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. दैट्स ग्रेट. तो मतलब आपको ये बता दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले तो मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करूं. आई मीन थोड़ी सी इसकी रीअरेंज करें इक्वेशन को. आई एम गोना राइट डाउन इन दिस फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0. Now from here onwards you're going to solve it, but मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताएं कि इसकी रूट्स क्या हैं. आई मीन टू से कि वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, ये आपको कहीं नहीं कहा करने का. मतलब कहीं नहीं आपसे पूछा है. इस सवाल में आपसे जो इस सवाल में पूछा है ना, वो है बेसिकली वैल्यूज ऑफ पी. और उसके लिए जाहिर सी बात है आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे. अदरवाइज बिकॉज solving of a quadratic equation means you are looking for the values of x or you're looking for the roots. That is actually what is not asked. मतलब ये पूछा नहीं गया. आपसे जो पूछा गया है वो है p की वैल्यूज. उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ आई एम गोना लुक एट दिस इंफॉर्मेशन जो कि हमें बताई गई है कि जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल एंड रियल रूट्स हैं. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल एंड रियल रूट्स हैं, दैट मींस कि फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है. ठीक है, सही है भाई, हो रही है. तो इसका मतलब मैं मेरी कंडीशन यूज कर लेता हूँ, इनफ है, क्योंकि मुझे पी की वैल्यूज निकालनी.
ठीक है, तो मैं यहाँ b is the coefficient of x which is -2 square into a is the coefficient of x square which is p, c is again the constant which is p equal to 0. That is 4 minus 4p square equal to 0. Okay, so it's going to be 4p square equals to 4. Then p square is equal to 1, and so p, the values of p are going to be plus minus 1. Is that clear to everyone? Yeah. तो देखा आपने कि यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया था कि आप बताएं कि रूट्स क्या हैं, ठीक है ना, हमसे नहीं पूछा गया था। हमसे ये पूछा गया था कि जो p आपका वेरिएबल है ना, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, इसकी क्या वैल्यूज होंगी। अब इसकी तो आपकी कोई भी इसकी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना p की। अब मैं आपको जरा ना थोड़ा सा ही समझाना चाह रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। देखो, इस p की आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस p की जगह कोई भी, इट कुड बी एनी नंबर ना, p एक्चुअली कैन होल्ड एनी पॉसिबल वैल्यू, कोई भी पॉसिबल वैल्यू p आपका होल्ड कर सकता है। जरूरी नहीं कि +1 -1 हो, यहाँ p की जगह देयर कुड बी एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। लेकिन हमने बेसिकली वो वैल्यूज ऑफ p आपको बतानी है, वो वैल्यूज ऑफ p बतानी है पर्टिकुलरली, कि अगर आप यहाँ इसको प्लेस करें, यहाँ इसको अगर आप प्लेस करें और फिर सॉल्व करें, सो यू गोइंग टू गेट इक्वल रूट्स। तो पर्टिकुलरली p की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, पर्टिकुलरली p की क्या वैल्यूज होनी चाहिए सच दैट कि आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम यहाँ p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करें तो फिर हमारे पास इक्वल रूट्स आए। उसके लिए p की क्या स्पेसिफिक वैल्यूज होनी चाहिए, ये क्या रेंज ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, वो हमने बतानी। -1 वैसे तो p की कोई भी वैल्यू, +1। वैसे तो p की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली अगर p की वैल्यू +1 या -1 हो, या तो दोनों जगह यहाँ +1 हो या दोनों जगह -1 हो, और फिर अगर हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप यू विल फाइंड के आप यू गोइंग टू गेट इक्वल एंड रियल रूट्स। और आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आप यहाँ p की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें, पहले 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा -2x + 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें, आपके पास दो टू गेट रियल एंड इक्वल रूट्स, दो रूट्स आएंगे वो सेम होंगी। इस तरीके से आप -1 यहाँ p की जगह रखें, -x² -2x -1, फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, आपके पास फिर रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। अगर आप +1 और -1 के अलावा अगर आप +1 या -1 के अलावा अगर आप यहाँ कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं p की, फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे, यू नॉट गोना गेट इक्वल एंड रियल रूट्स। सिर्फ पर्टिकुलरली इन दो वैल्यूज ऑफ p के अगेंस्ट आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, सॉल्व करना तो आपको आ गया होगा, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए हम ये जो कर रहे हैं इसके बिहाइंड व्हाट इज द बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, ये अरेंज भी हुई हुई है, इसमें हमने कुछ अरेंजमेंट करनी भी नहीं है बहरहाल, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसकी कोई रियल रूट्स नहीं है। अब k की तो कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना, k की तो वैल्यू कोई भी हो सकती है, बट हमें स्पेसिफिकली बतानी है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k सच दैट के वो वैल्यूज ऑफ k हमें बतानी है कि जिनके अगेंस्ट आप, अगर मैं यहाँ k की वैल्यूज वाली सब्स्टिट्यूट करूँ तो यू शुड नॉट गेट एनी रियल रूट। तो वो कौन से k की वैल्यूज है फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो उसके लिए मैं पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करूंगा, वो हमसे कहीं नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में कि आप ये बताएं कि इसकी आप ये बताएं कि इसकी रूट्स क्या हैं, नहीं, उसने आपको रूट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दे दी है और वो इंफॉर्मेशन आप यूज करके k की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव नो रियल रूट्स, आपकी ये कंडीशन फिर फुलफिल होगी कि आपका जो b² - 4ac है
वो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन 0। और इसको हम पर्टिकुलरली डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है सॉल्यूशंस को आपस में, इस वजह से कहते हैं। एनीवेज, तो ठीक है भाई। what is with x, that is 2k. What is with a, that's a coefficient of x square, which is 1, and what is with c, that is k minus 1 times k minus 3 less than 0। तो ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 लेस देन 0। हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 12 लेस देन 0। हो जाएगा आपका 16k माइनस 12 लेस देन 0। हो जाएगा 16k लेस देन 12। ये हो जाएगा k लेस देन 12 बाई 16। अच्छा, ये पॉजिटिव नंबर है जो कि आप दूसरी साइड ऑफ द इनइक्वालिटी में ले जा रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो साइन आपका इनइक्वालिटी का स्वैप नहीं होगा। इफ दिस वुड हैव बीन माइनस 16, फिर आपका साइन स्वैप हो जाता है। 12/16 इज 2/3। अच्छा, ये आपकी जो आ रही है ना इनइक्वालिटी के फॉर्म में आ रहा है आंसर, तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में ही आएगा भाई, क्योंकि इधर इनइक्वालिटी है तो इधर भी फाइनल आंसर में भी इनइक्वालिटी होगी। और तभी वो आपसे कह रहा है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है के की, वो कह रहा है कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आप 2/3 से लेस देन कोई भी वैल्यू ऑफ के यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, चाहे तो चेक कर लें। ये इसका मतलब है। उसके बाद चलें, ये मैं रब ऑफ कर देता हूँ। क्या कह रहा है? शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने ना कहा, इन्होंने कहा है कि आपकी जो इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो पहले मैं ज़रा रीअरेंज करता हूँ। ये आपकी आ गई। अच्छा, ये पूरा आपका कांस्टेंट है सी, इसके साथ एक्स नहीं है ना, तो पूरा कांस्टेंट सी है। और अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या आपकी कंडीशन फुलफिल होगी फिर? ग्रेटर देन 0। तो बी के आपका -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, एंड सी इज 2 माइनस पी ग्रेटर देन 0। 4 माइनस 8 प्लस 4p greater than 0। 4 minus 8 plus 4p. So it's going to be 4p greater than 4, and so p is going to be greater than 1. खैर, आपने ये शो करना था, शो हो गया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर है, अगर रूट्स आपकी रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो p की ये रेंज आएगी ग्रेटर देन 1, तो यही आ रही है, शो हो गया। ठीक हो गई बात? जरा मैसेज पे बता दें आप लोग, या माइक अनम्यूट करके बता दें भाई क्लियर है। जी जी सर, क्लियर है। अच्छा भाई, अब उसके बाद कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ओ अच्छा, अब देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? सिर्फ रियल है, ना आगे लिखा हुआ इक्वल, ना आगे लिखा हुआ डिस्टिंक्ट। मतलब रियल रियल है, लेकिन व्हाट एल्स? दे कुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, रियल एंड इक्वल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ रियल लिख दिया। तो अगर सिर्फ रियल लिखा हुआ है, दैट मीन्स दे कैन बी पॉसिबली रियल एंड डिस्टिंक्ट, और दे मे पॉसिबली रियल एंड इक्वल। तो इन दैट केस फिर जो आपकी कंडीशन फुलफिल होती है वो होती है greater than and equal to 0. Why greater than? Because it could be possibly real and distinct. And why equal to? Because it could be possibly real and equal. क्योंकि यहाँ पे you are doubtful ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ real लिखा है, इस वजह से। तो there could be both possible scenarios. तो that's why यहाँ पे जो condition fulfill होगी वो greater than equal to 0। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि p की क्या वैल्यूज हैं। तो x के साथ है 1 माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज आपका x कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, c इज माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
Now I'm going to expand this using the identity a square minus 2ab plus b square so it's going to be p square plus 2p plus 1 greater than equal to 0. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अब तक ऊपर जो आ रही थी ना, यहाँ तक वो लीनियर इनइक्वालिटी आ रही थी, तो जरा आसान था। अब ये आपकी है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो उसके लिए मैंने आपको कल ही सिखाया था कि जरूरी है कि हम क्या करें कि इसको हम फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करेंगे ना ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से, तो हमारे पास दो फैक्टर होंगे, दोनों इक्वल होंगे, p+1 p+1। चाहे तो आपको चेक कर लें, मतलब हमारे, मैं अभी ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा कि कैसे आ रहे हैं, ये तो सिंपल है। आप उसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग टेक्निक से इसको ब्रेक डाउन करें, फैक्टर्स में दोनों इक्वल आएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p+1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहां से ऑनवर्ड्स आपने ना इसको सॉल्व नहीं करना। उसकी वजह ये है कि ये जैसे मैंने बताया था कि ये दोनों फैक्टर्स सेम है, तो ये आगे ये फर्दर इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हो सकती। आगे ये फर्दर आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हो सकती। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है ये आगे फर्दर आपकी सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स आपके सेम है। तो इन दिस केस यू आर गोइंग टू लीव अप टिल हियर। अच्छा, अब जो है एक आखिरी बात, वो इस यानी कि इस स्टेप के बाद, मतलब आप हमने जो है ये लिख दिया पॉइंट, ठीक है ना, हमने यहाँ ये पॉइंट लिख दिया। अब सवाल ये है कि सर इसका क्या मतलब है, मतलब हम क्या, मतलब समझ नहीं आया ये। तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मेरा आंसर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे p की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कोई भी का मतलब है लिटरली कोई भी, ठीक है ना, बट शर्त ये है कि रियल होनी चाहिए, नॉन रियल ना हो। तो कोई भी रियल वैल्यू आप यहाँ p की सब्स्टिट्यूट कर दो अपनी मर्जी की, उसमें आप 1 ऐड करो और जो भी आंसर आए उसका आप होल स्क्वायर करो, तो आंसर जो फाइनल आएगा दैट विल ऑलवेज बी ईदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नहीं आ सकता। इवन अगर आप यहाँ p की वैल्यू -100 भी डाल देते ना, p की वैल्यू -100 भी डाल देते हैं, तो +1 करें तो ये -99 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, इट्स गोइंग टू गेट पॉजिटिव, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। ये जो आपकी फाइनल इनइक्वालिटी है, ये फाइनल इनइक्वालिटी क्या बता रही है कि ऑल रियल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p आर वैलिड। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा, ये लिखा है ना, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p आर वैलिड। इस इनइक्वालिटी का ये मतलब है, मतलब आपने शो करना था, कोई शो हो गई है कि यहाँ आपकी ये जो इनइक्वालिटी है दिस टेल्स के आपकी यहाँ ऑल रियल पॉसिबल वैल्यूज आर वैलिड, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p आर वैलिड। क्योंकि आप यहाँ p की कोई भी वैल्यू डाल दें अपनी मर्जी की, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आप उसमें 1 ऐड करें, सिंप्लीफाई करके जो आंसर है स्क्वायर करें, द आंसर विल ऑलवेज बी इधर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। समझ आ गई बात सबको? दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे छोड़ देना है, इसके आगे आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट इज next is you have a line
एंड अ कर्व, ठीक है ना। यू हैव अ लाइन एंड यू हैव अ कर्व। अब आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर दिस यू कैन हैव अ लाइन, फॉर दिस यू कैन हैव अ कर्व। 12। अच्छा, क्या मसला है? अब वो कह रहा है कि लाइन आपकी मीट कर रही है कर्व को। कर्व को मीट करने का क्या मतलब है यार? ये तो मतलब इट इज नॉट द कंप्लीट, इट्स यू डोंट हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब कर्व को मीट करने वाला है वो 2 पॉइंट्स पे भी मीट कर सकती है, वो 1 पॉइंट पे भी मीट कर सकती है। सो दैट्स व्हाई ओवर हियर, यानी कि इस लाइन और कर्व के पॉसिबली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकता है, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकते हैं। सो इन दैट केस यहाँ जो आपकी कंडीशन फुलफिल होगी वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। अच्छा, अब एक सवाल और कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, चलो समझ आ गई जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में उससे। अब मसला ये है कि इस कंडीशन को हम अप्लाई कहाँ करें? इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करना है? नहीं, इस पर थोड़ी करना। तो बार रिकॉल करते हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो है कर्व और लाइन के मीट होने की। तो जब वो मीट हो रहे हैं तो बेसिकली रूट्स आर व्हाट? रूट्स आर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक हो गई बात? रूट्स आर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब बात ये है कि मैं इसको इधर तो नहीं अप्लाई कर सकता, ये तो आपकी इक्वेशन ऑफ द कर्व है बस। आई नीड टू फाइंड आउट दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे फिर आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट होने हैं। उस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फिर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूंगा। दिस कंडीशन विल बी फुलफिल्ड फॉर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे आपके आगे, जिससे आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। बहरहाल करने तो नहीं है, लेकिन आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर चाहिए जिससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट होंगे, उस पे ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो उसके लिए भाई क्या करेंगे कि पहले तो मैं वो फाइंड आउट करूंगा भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो अब जरा हम चलते हैं थोड़ा पीछे। पीछे कैसे चलते हैं? वो ये है कि भाई शेख साहब ये बताएं कि मुझे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो लाइन और कर्व के तो हम क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, मैं फिर क्वाड्रेटिक ये साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लीजिएगा। ये ऑलरेडी आपके पास y की सब्स्टिट्यूशन है, आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दें। इसको ज़रा रीअरेंज करें। आई एम मूविंग एवरीथिंग ऑन द राइट ताकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। नाउ आई एम गोना, अच्छा मैं यहाँ से प्लस एक्स को फैक्टर आउट कर रहा हूँ ताकि मुझे ज़रा आसानी हो जाए, कि ताकि मुझे पता चल जाए कि एक्स के साथ क्या है। तो हमेशा प्लस एक्स फैक्टर आउट कीजिएगा ताकि आपको पता हो कि एक्स के साथ क्या है। और ये मैं डाल रहा हूँ ब्रैकेट में ताकि ये भी ज़रा थोड़ा सा विजिबल हो जाए कि कांस्टेंट क्या है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चलेंगे, अगर होंगे या नहीं होंगे वो इसी से पता चलेंगे। तो ये जो कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है ना, वो हो रही है फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अप्लाई करते हैं। एक्स के साथ है -5 माइनस एम होल स्क्वायर -4 इंटू ए आपका 1 हो गया, सी आपका m+8 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक मिनट, इसको एक्सपेंड करते हैं a - b। अच्छा ये दोनों नेगेटिव है, इसकी जो एक्सपेंशन होगी वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर -4m -32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 6m -7 ग्रेटर देन 0। अच्छा हमें बेसिकली यहीं पे स्टॉप कर देना। उसकी वजह ये कह रहा है कि वो बस ये कह रहा है कि आप बता दें कि m की वैल्यूज की, m की जो भी रेंज ऑफ वैल्यूज हैं उससे पहले जो इनइक्वालिटी आ रही है वो ये आ रही है।
अगर वो आपसे कहता कि आप रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m फाइंड आउट करें तो फिर मैं आगे इसके फर्दर इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देता, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा यहाँ तक रोक दे तो मैंने रोक दिया। ये बात सबको समझ आ गई या नहीं आई? जी सर। क्या कहते हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं इनकी जो नंबरिंग है दे आर वियर्ड, बट जस्ट इग्नोर दैट। मतलब इन एग्जांपल्स जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इनकी जो नंबरिंग है वियर्ड है, बट जस्ट इग्नोर दैट, इट्स नॉट गोना अफेक्ट यू एट ऑल। मतलब इससे कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब आई मीन टू से इससे कोई आपको फर्क पड़ना ही चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। मतलब एग्जाम्पल कोई भी हो, ठीक है ना। आई नो इट कि इसकी नंबरिंग ऐसी क्यों है, वो खैर मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, छोड़ दो। एनीवेज, अच्छा ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली मुझे कल करनी थी, ये मिस हो गई। खैर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, और इसको हम करेंगे यू नीड I'm going to break down this into minus 6x plus x, minus 6 plus 1, so that I can get minus 5. I'm going to write down minus 3 as it is. तो quadratic inequality को हमेशा सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं, हमने कर रहे हैं। फैक्टर आउट करेंगे 2 and x, in the bracket I'll be left with x, and 6 over 2 is 3, and I'm going to write factor out 1, so I'm left with x and minus 3, bracket same होगा। In one of the brackets, I'm going to write down 2x plus 1, and the other one, I'm going to write down x minus 3 less than 0. अच्छा, कल मैंने आपको वैसे तो ये समझा चुका हूँ, अभी मैं स्केच करके नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और यहाँ लेस देन 0 है, तो आपकी जो इनइक्वालिटी है दैट विल बी रिटन एज लाइक दिस, एंड ओवर हियर यू गोना राइट डाउन द स्मॉलर वैल्यू, ओवर हियर यू गोना राइट डाउन द बिगर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू क्या होगी, तो आप इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखें जरा साइड में। एक्स की वैल्यू एक माइनस हाफ आ गई, और एक आप इसको इक्वल टू 0 रखें तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इधर आप रखते हैं स्मॉलर वैल्यू विच इज माइनस हाफ, इधर रखते हैं 3 विच इज बिगर वैल्यू, एंड दैट्स इट, आपकी इनइक्वालिटी आ गई। आई मीन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Okay, we're gonna stop over here, and we're gonna continue solving some more examples related to this in tomorrow's class. Alright, एक मिनट रुकिएगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ। Next example. Find the set of values of m for which the equation has real roots. Again, the question says real. That means कि यहाँ जो आपकी condition अप्लाई होगी that will be कि आप for इस quadratic equation का जो discriminant है that is b square minus 4ac, उसकी value जो है either it will be greater than 0 or equal to 0, because यहाँ mention नहीं है कि real and distinct है या real and equal है, that's why। तो अप्लाई करते हैं। Coefficient of x is minus m square minus 4. Coefficient of x square is 2. The constant is 2, greater than equal to 0. Then you have m square minus 16 greater than equal to 0. अच्छा, यहाँ क्या कहते हैं शेख साहब, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन बहरहाल हम यहाँ फैक्टराइज कैसे करेंगे कि वी वोंट बी यूजिंग द मिडिल टर्म टेक्निक। मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। तो यहाँ पर आपको मैं रिकॉल कराता हूँ, हम आइडेंटिटी यूज़ करें।
एंड दैट इज कि हम 16 को एक्सप्रेस करेंगे एज 4 स्क्वायर। तो यू नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ऑलरेडी हमारी इसके हवाले से डिस्कशन हो चुकी है पहले शुरू में। तो अब ये कि एम यहाँ जो है जो एम स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, यहाँ एम स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो आपकी जो फाइनल इनइक्वालिटी होगी दैट विल बी एम लेस देन एंड इक्वल टू और एम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और यहाँ अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो रखूँ, एक एम की वैल्यू आएगी 4 और दूसरे वाले को अगर इक्वल टू जीरो रखूँगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी एम क्यू माइनस 4 आएगी। So m will be less than and equal to the smaller value which is minus 4 and m greater than and equal to the bigger value which is 4. बार बार स्केच करके करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कि वो कह रहा है आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकंड। Okay, what is next? Find the set of values of m for which the line y equals to mx minus 1 does not intersect the curve. अच्छा ठीक है, हमें ये कहा है कि लाइन और कर्व आपके इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बट जो कंडीशन है आपकी जो कि हमें अप्लाई करनी है वो है कि आपकी जो लाइन है दैट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग द कर्व, विच मीन्स कि इन लाइन और कर्व में आपकी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि आपकी जो कंडीशन अप्लाई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वो क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन जीरो। दैट इज नो रियल रूट्स, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब है नो रियल रूट्स। तो आपकी जो कंडीशन अप्लाई होगी दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। अब अगेन सवाल ये है कि हम ये कंडीशन किस पे अप्लाई करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन पे? नो, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कंडीशन ऑन टू दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ये आपके पास ऑलरेडी y की सब्स्टिट्यूशन है, आई एम गोना सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, आई एम गोना राइट डाउन mx minus 1
अरेंज करूंगा, I'm gonna move everything on the right क्योंकि x square is right positive है। अब ये तो अगर आप तो आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही। Okay. Let me share the screen again. इसको स्प्रेड करेंगे माइनस बी। वेट, ये आपको क्या है, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square minus 16 less than 0. It's going to be m square plus 4m minus 12 less than 0. इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो प्लस 6 एंड m minus 2 less than 0. अब यहाँ m स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन 0 है, तो आपकी फाइनल इनइक्वालिटी विल बी ऑफ दिस फॉर्म और बीच में आपका m आ जाएगा। एंड फ्रॉम दिस व्हाट वैल्यू ऑफ m यू आर गोइंग टू गेट, अगर आप इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे -6 आएगी, गोना राइट डाउन ओवर हियर, और इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे उससे वैल्यू आएगी +2, सो यू गोना राइट डाउन ओवर। जो भी दो वैल्यूज आएंगी फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख के, तो उसमें जो स्मॉलर वैल्यू होगी पहले आएगी, जो बिगर वैल्यू होगी बाद में, लाइक दिस। ठीक है ना? दिस इज नाउ यू हैव गॉट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m, दैट्स व्हाट यू वर सपोज्ड टू फाइंड आउट। ये जो क्वेश्चन मैंने इग्नोर कर दिया, नॉट राइट। अच्छा फिर कह रहा है कि हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। सो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? याद रखिएगा, जो मिनिमम वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मिनिमम पॉइंट क्या होता है आपका? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है इट विल बी अ यू शेप कर्व। तो इसमें ये जो टर्निंग पॉइंट है आपका, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मिनिमम पॉइंट। और इस मिनिमम पॉइंट की जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है बेसिकली, दैट्स व्हाई इसको हम मिनिमम वैल्यू कहते हैं। सो व्हेनेवर you come across the word minimum value, that actually mean by y coordinate of the turning point. ये मैं आपको पहले ही बता चुका। और फिर आगे वो पूछ रहा है कि आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x भी बताएं, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट भी बताएं। तो ठीक है, वैसे इस फॉर्म में रखते हुए हम मिनिमम इस फॉर्म में रखते हुए हम टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इवेलुएट कर सकते हैं, बट दैट इज द अदर वे। उसमें हम एक टूल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। पता नहीं आप इससे अवेयर हैं नहीं, मुतार तो हैं लेकिन बाकी तो शायद नहीं है। तो वो टूल यूज करके आप इस फॉर्म पे अगर आप टूल यूज करें डिफरेंशिएशन का, तो आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन वो चूंकि हमने सीखा नहीं है, हमने कैसे सीखा है टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स इवेलुएट करना, उसके लिए हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बहरहाल ये आपसे कह नहीं रहा कन्वर्ट करने को, लेकिन आपको मजबूरन करनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ और यहाँ कांस्टेंट एज इट इज लिखूंगा। आई विल बी राइटिंग डाउन x, along with x I have 4, so I'm going to write down +2 and +2. So x plus 2 whole square minus 4 plus 5 is going to be +1. और यहाँ से जो आपके the coordinates of the turning point are going to be, ये आपके साथ आ गया whatever it's outside the bracket, ये आपका y coordinate हो गया, and whatever the expression is x plus 2 आप इसको equal to 0 रखें, you're going to get the x coordinate which is -2. So you have got the coordinates of the turning point. In fact that is a minimum point क्योंकि यहाँ आपका x square कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, तो उसका जो कर्व का शेप है दैट इज अ यू शेप कर्व। सो पर्टिकुलरली आपका जो टर्निंग पॉइंट है दैट्स अ मिनिमम पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब इसने डायरेक्टली ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था कि आप कोऑर्डिनेट्स निकाल दे टर्निंग पॉइंट। उसने बेसिकली इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फ्रेज उसने यूज सम अदर टर्म्स, बट मतलब उसका ही, उसने कहा कि आप मिनिमम वैल्यू निकालें। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब है टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि टर्निंग पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उस वही वैल्यू आपकी मिनिमम होती है, तभी उसको मिनिमम पॉइंट कहते हैं।
तो जब भी आपसे मिनिमम वैल्यू, whenever you come across a word minimum value, that means this, that's meant by the y coordinate of the turning point. और corresponding value of x, corresponding value of x का क्या मतलब है? corresponding value of x का मतलब है उसका x कोऑर्डिनेट निकालें, तो y कोऑर्डिनेट भी निकालें, x कोऑर्डिनेट भी निकालें, यानी कि आप टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें। अच्छा खैर, ये तो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो इस दफ़ा बस क्वेश्चन करते हुए थोड़ा सा एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दिया। अब आपसे कह रहा है वो आप स्केच कर लें, उसके लिए आप वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लो भाई। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या सिखाया था? आप ये जहाँ जहाँ इक्वेजन में आपको x नज़र आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर दें 0 से। So this is going to become 0, both of them, so you'll be left with just 5. So 0, 5 is going to be your y. और इसकी स्केचिंग करना बहुत आसान है। आपका जो y टर्निंग पॉइंट है दैट इज -x पॉजिटिव y, सो इट्स गोइंग टू बी लाइंग समवेयर ओवर हियर, इधर कहीं लाया करेगा, इस रीजन, इस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। यू शेप कर्व है, आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दैट्स इट। ये आपका हो गया -2, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 5, y इंटरसेप्ट, दैट्स इट, आपका स्केचिंग हो गई। फिर आपसे वो कह रहा है कि आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस एज पार्ट ए, इसको हम पार्ट ए ले लेते हैं, और ये हम पार्ट बी इसको मेंशन कर देते हैं, तो ये पार्ट बी आ गया। अब वो कह रहा है कि आपके पास एक सोल्यूशन इक्वेशन है x² + 4x + 5, लेट्स मूव k ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, -k = 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इसका b² - 4ac विल बी ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि जो रियल रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं। तो the coefficient of x is 4, 4 square minus 4 into 1 into c is 5 minus k greater than 0, 16 minus 20 plus 4k greater than 0, 4k minus 4 greater than 0, 4k is greater than 4, and so k will be greater than 1. You've got the range of values of k. That's what you're supposed to find out. Is that clear to everyone? The set of values of k aa gaya. Okay, next example is this. वो मैं रिकॉर्डिंग में से कट कर दूंगा, मसला नहीं। Okay, the next example is this. Find the set of values of k. Y equals to kx minus 1 intersects at two distinct points. Okay. So it says that the line and the curve intersects at two distinct points. पहले तो मैं वो quadratic equation find out करता हूँ जिससे मुझे points of intersection मिलेंगे। उसके लिए I'll be solving the two equations simultaneously. मैं substitution method use करता हूँ। I'm going to replace y with kx minus 1 equals to x square minus 2x. I'm going to move everything on the right, because x square coefficient towards on the right is positive. So x square minus 2x minus kx plus 1 equal to 0. Okay, I'm going to factor out x ताकि मुझे ज़रा clearly पता हो कि मेरे साथ x के साथ क्या है, minus k minus 2 plus 1 equal to 0. आपने अगर यहाँ factor out करना भी हो तो plus x कीजिएगा। Or now I'm going to apply the condition b square minus 4ac will be greater than 0, because it says that the line and the curve intersect at two distinct points. So with x I have minus k minus 2 whole square minus 4 into a is 1 and c is 1 greater than 0. And now this is minus a minus b whole square. Let's expand the brackets. It's going to be a square plus 4 2ab plus b square minus 4 greater than 0. So it's going to be k square plus 4k greater than 0. What else? So you're gonna have now k bracket k plus 4, क्योंकि ये भी आपकी quadratic expression ही है, यानी कि अभी ये quadratic expression है, that means this is a quadratic inequality, उसके लिए हम factorize करेंगे। यहाँ factorization आसान इसलिए क्योंकि यहाँ आपके पास constant term नहीं है, you just have to factor out k. Okay, अब यहाँ अगर मैं इन दोनों factors को बारी बारी equal to 0 रखूंगा तो एक k की वैल्यू 0 आएगी और एक k की वैल्यू आएगी -4। ठीक होगी बात? एक 0 आ गई, -4 आ गई k की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करूंगा कि k स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो मेरी जो फाइनल इनइक्वालिटी होगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म k लेस देन और k ग्रेटर देन। और जो स्मॉलर वैल्यू, एक 0 एक -4 है ना k की वैल्यू, तो -4 आएगी इधर एंड 0 विल बी इधर, बिकॉज़ 0 इज ग्रेटर देन -4। ये आपकी फाइनल इनइक्वालिटी हो गई। ठीक होगी बात? देन द नेक्स्ट वन,
इट सेज दैट आपकी ये लाइन है कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द इक्वेशन। वो हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पहले सब्स्टिट्यूशन बनाता हूँ y की, y इक्वल्स टू -2x प्लस के, और ये फिर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ कर्व की इक्वेशन में। सो इट्स गोइंग टू बी x टाइम्स y विच इज -2x प्लस के इज इक्वल टू 8। ठीक हो गई बात? दिस इज गोइंग टू बी -2x स्क्वायर प्लस kx -8 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आपका नेगेटिव आ रहा है, तो मेरी प्रेफरेंस होती है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव रखूं। ठीक है, तो मैं पूरी इक्वेशन को लेट मी मूव ऑल द टर्म्स ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। या आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने बाद एक ही है। So it's going to become 2x square minus kx plus 8 equal to 0. Now on this I'm going to apply the condition, that is b square minus 4ac will be less than 0, because of this quadratic equation you're not going to have any real roots, because it says कि आपकी जो है लाइन और कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, no point of intersection. ठीक है, so with x I have minus k minus 4 into a is 2 and c is 8. So this is going to be k square minus 4 times 2 is 8 times 8 is 64 less than 0. Again a quadratic inequality, इसमें आपका middle term नहीं है. I'm going to use an identity. I'm going to first express 64 as 8 squared less than 0. I'm going to factorize now as k minus 8 and k plus 8 less than 0. अच्छा, इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं बारी बारी इक्वल टू 0 रखता हूँ, वन ऑफ द वैल्यू आई एम गोना गेट इज -8 एंड द अदर वन इज +8, और यहाँ के स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन 0 है, सो योर फाइनल इक्वालिटी इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस। स्मॉलर वैल्यू इज गोना बी ओवर हियर, बिगर वैल्यू इज गोना बी ओवर हियर। फाइनल इक्वालिटी आ गई। रीजन तो आपको पता है कि क्यों आ रहा है, वो मैंने आपको स्केच करके सिखा दिया, लेकिन बार बार करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स let's discuss these. We skip these, no worries, let's discuss now. Okay, it says this quadratic equation has two equal roots. Oh, that's very simple. So I'm going to apply straightforward. Straight away I'm going to apply the condition b square minus 4ac is equal to 0. And for b, I'm going to get as k square minus 4 into 4 and c is 1 equal to 0. I'm going to get k square minus 1 equal to 0. No need to factorize over here because it's not a quadratic inequality. ये quadratic inequality नहीं है, quadratic equation है। इसके लिए तो मैं 16 को मूव करूंगा ऑन द अदर साइड एंड आई एम गोना गेट k as plus minus 4. ये मेरे पास k की वैल्यूज आ गई। दैट्स इट। यस, एनीवन वाज आस्किंग द क्वेश्चन? जी मैं कहता कि वो 5 सेकंड जरा पिछली एग्जांपल दिखाएंगे 5 सेकंड के लिए बस। अभी दिखा देते हैं। ये थी शायद। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको तो ये लेक्चर ऐसे ही मिल जाएंगे। ये कॉपी डाउन कर रहे हैं? हाँ जी, चलें, ओके, थैंक यू। ये आपको वैसे भी मिल जाएंगे बच्चा, एवरीवन जो भी है आपके इस क्लास का पार्ट है। आपको मैं ड्राइव के फोल्डर का एक्सेस दे दूँगा और उसमें ये अपलोड हो जाएंगे। अपडेटेड जो है, अपडेटेड फाइल जो है आपकी इस टॉपिक की, वो अपलोड हो जाएगी जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा टुमारो। समझ आ गई बात? टेंशन मत लें। और फिर इसको रेफर करते हुए आप टॉपिकल वर्कबुक से फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नोटबुक में। और टॉपिकल वर्कबुक की अलग होनी चाहिए, आई वुड प्रेफर एनीवेज। ठीक है ना? अच्छा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, क्या -5k प्लस के एक्स इक्वल टू 0। मैंने एक स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आई मीन ब्रैकेट भी ओपन कर दिया और मैंने लेफ्ट पे भी मूव कर दिया टर्म्स को। तो रीअरेंज कर लेते हैं। प्लस एक्स में फैक्टर आउट करता हूँ तो ये आपका एक्स के साथ के -5 आ जाएगा, प्लस 9 -5k इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से वो कह रहा है कि इसकी इक्वल रूट्स हैं। फॉर दैट दिस इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई b square minus 4 is equal to 0. With x I have k minus 5 whole square, minus 4 into a is 1 and c is 9 minus 5k equal to 0. So it's going to be k square
minus 2ab which is minus 10k plus b square which is 25 minus 36 plus 20k equal to 0. Now I'm gonna get as k square my plus 10k and 25 minus 36 is minus 11 equal to 0. I'm gonna get as k. अच्छा इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके हम फैक्टराइज करेंगे. I'm gonna get k plus 11. I'm gonna get k plus 11 and k minus 1 equal to 0. So this I'm gonna get the values of k as minus 11 and 1. ठीक है ना, ये तो खैर आसान है. ये बात समझ आ गई सबको? Then this example, एक थम्स अप आप कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ यार आपको समझ आ गई. लैपटॉप खोला है, मुझे आप लोगों को दिख रही होती है चैट. ठीक हो गई बात? हाँ, इस तरीके से थम्स अप. शरीम भाई, शेख साहब तो मतलब टेक्स्ट नहीं लग रहा ना, तो मुस्तकिल दबाए जा रहे हैं. तो कितना ज़्यादा समझ आ गया, एक्स्ट्रा समझ आ गया कुछ. अच्छा भाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कुछ नहीं करना आपने, ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है, कुछ नहीं करना आपने. बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अरेंज भी हुई है, इसमें कुछ नहीं करना आपने. बस कंडीशन अप्लाई करनी है. इट सेज दैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. तो भाई सही है, कंडीशन क्या अप्लाई होगी? ग्रेटर देन 0. With x I have minus 2k whole square minus 4 into a is k and c is 8 greater than 0. I have 4k square minus 32k greater than 0. अच्छा, पहले ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम फैक्टर आउट करते हैं 4k k minus 8 greater than 0. अब यहाँ अगर मैं दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 रखूंगा, वन ऑफ द वैल्यू आई एम गोना गेट फॉर k is 0 and the other one I'm gonna get is 8. अच्छा, यहाँ k स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी जो फाइनल इक्वालिटी होगी दैट विल बी k लेस देन और k ग्रेटर देन. लेस देन स्मॉलर वैल्यू विच इज 0, ग्रेटर देन द बिगर वैल्यू विच इज 8. ये फाइनल इक्वालिटी आ गई. ठीक हो गई? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k आ गई. आई होप भी आप लोगों को क्लियर हो गया. फिल्म शेख साहब थम्स अप मारे जरा, 3-4 मारे. हाँ ये ओह, खुशी से पागल हो गए. ओह भाई. अच्छा, now let's discuss this example. Okay, the next is इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है इक्वल रूट्स है, which is I'm gonna apply the condition. E square minus 4ac is equal to 0. Easy. With x I have k, that is k square, a is 1 and c is 9 equal to 0. I'm gonna have k square minus 9 equal to 0. अच्छा, ये तो आसान है. I'm gonna move 9 on the other side. प्लस माइनस 3. यहाँ कोई फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है. 9 को आप दूसरी तरफ लेके जाए, स्क्वायर रूट कर दें, दैट्स इट. क्योंकि इक्वेशन है ना, इनइक्वालिटी नहीं है. अगेन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. b square minus 4ac greater than 0. It's going to be with x I have 4 square minus 4 into a is 1 and c is k greater than 0. 16 minus 4k will be greater than 0. And minus 4k is going to be greater than minus 16. सबर करें. अच्छा, अब यहाँ एक नेगेटिव नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द इनइक्वालिटी इन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ आप किस वजह से जो इनइक्वालिटी का साइन है वो स्वैप हो जाएगा एंड सो k विल बी लेस देन 4. जी, आप पूछ लीजिए भाई, क्या पूछ रहे हैं? सर ये जी एग्जांपल भाई. 39 में आप हाँ ये पूछें. एग्जांपल 39 जो है, ये आपने 4 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने सीधा 9 लिख दिया. ओह,
क्या बात है भाई बच्चा। यार शेख साहब तो असल में, सॉरी शेख साहब, या आ गया। दिस इज गोना बी 36 प्लस माइनस 6 आ गया। थैंक यू। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। Any example that is left to be discussed? We have discussed how many examples? 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 9, 10. We have discussed 10 examples. And in fact, we are just left with one. Yeah, this one. The line with equation y equals to 2x plus 1 meets a curve with equation this at exactly 1 point. Oh, that is great. Find the value of k. So let's first find out that quadratic equation जिससे हमें ये point of intersection मिलेगा. उसके लिए हम simultaneously solve करते हैं. Let's place y is equal to x plus 1 in the other equation. दूसरी equation में जहाँ जहाँ y आ रहा है उसको replace करते हैं with 2x plus 1 equal to 0, and is going to be kx square plus 4x plus 4 plus k minus 2 equal to 0. Kx square plus 4x plus k plus 2 equal to 0. ठीक होगी बात? ये बात समझ आ गई यहाँ तक? चलो आगे बढ़। यहाँ तो कोई गलती नहीं है, ऑफ कोर्स, उम्मीद है। अच्छा, आप कंडीशन अप्लाई करते हैं क्योंकि आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आगे फर्दर ऑनवर्ड्स इस बड़े इक्वेशन की फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगी। So with b I have 4 square minus 4, a is k and c is k plus 2 and equal to 0. Okay, we will be getting one value of k. Now that's interesting. So 16 minus 4k square minus 8k equal to 0. All right. Minus 4k square minus 8k. अच्छा, यहाँ को गलती तो नहीं कर रहा मैं। kx square plus 2 times 2x plus 1. ओके 4x plus, ओ ये गलती कर दी ना। शेख साहब तो बता ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। क्या करें यार शेख साहब, समझ नहीं आ रहा। शेख साहब नहीं बता रहे यार, अफसोस हो रहा मुझे। के ही रह गया बस। 16 minus 4k square equal to 0. 4k square will be equal to 16. K square will be equal to 4. K is a positive constant. तो फिर k की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं आएगी, सिर्फ प्लस 2 आएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कह रहा है आपको क्वेश्चन में, दोनों वैल्यूज मत लिखिएगा। ये पार्ट ए हो गया। अच्छा, पार्ट बी में क्या कह रहा है? आपने ये k की वैल्यू यूज करनी है। अब उठा के आप इधर प्लेस कर दें इस इक्वेशन में, जहां जहां k नजर आ रहा है k की जगह k को रिप्लेस करें 2 से, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस 2y, नहीं y की जगह तो हमारा आ गया 2x प्लस 1। दोबारा बता देता हूँ, आप ये जो k की वैल्यू आई है ना, अच्छा आप जब आपने दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था तो ये इक्वेशन आई थी आपकी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपकी आई थी जब आपने दोनों कर्व और लाइन की जो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। यू गॉट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस पर आपने कंडीशन अप्लाई की थी। बहरहाल अब ये इक्वेशन आप यूज करें, आप इसमें आप k को रिप्लेस कर दें आप 2 से रिप्लेस कीजिएगा बेटा। अच्छा 2 से रिप्लेस कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक हो गई बात, इक्वल टू 0।
अब वो आपसे पता क्या कह रहा है, कह रहा है आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। के की वैल्यू आ गई ना, लेकिन के की वैल्यू जो आई है वो तो हमने कंडीशन यूज करी थी, वो पूरा फॉर्मूला तो लगाया नहीं था। अब मैं पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा, या आप आगे जो भी आप फैक्टराइजेशन से करें या फॉर्मूला लगा के करें। बहरहाल अब मुझसे वो कह रहा है कि आप एक्स की वैल्यू निकालें, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो मैंने ये जो इक्वेशन आई थी जिसपे मैंने कंडीशन अप्लाई की थी, इस पर मैंने पहले के को रिप्लेस किया 2 से, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको आगे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। और फर्दर सॉल्व करने के लिए अब मैं दोबारा बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं यूज़ कर रहा, अब मैं या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करूंगा क्योंकि मुझे सॉल्व करनी है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करूंगा या फिर मैं फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करूंगा, बिकॉज आई नीड नाउ स्पेसिफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले इसको जरा फैक्टर आउट कर लेते हैं 2, तो आपके पास रह जाएगा ये, यानी आप इसमें से 2 को फैक्टर आउट करें, इक्वल टू 0 रखें, फिर 2 को 0.2 कर दें तो खत्म हो जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आगे आपकी मर्जी है, आप फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लें या ब्रेकिंग द मिडिल टर्म टेक्निक यूज करके सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी है। बहरहाल अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे और दोनों सेम होंगे। लो भाई, तो बेसिकली आप एक को इक्वल टू 0 रखिएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स की -1, दैट्स इट। अच्छा, लेकिन ये आपका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट आया, अब वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करोगे, आपके पास ये इक्वेशन भी है, ये भी है, आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें कर दो, ये आसान है। वाई कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, 2 × -1 + 1 तो जाएगा -1। तो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो होगा -1, -1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? भाई समझ आ गई? चलें, we are done with this concept, and tomorrow we're going to discuss some questions with past papers, and then we're going to wrap up this topic, inshallah.